जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 1 लेक्चर नंबर 23 करेंगे आज हमने पिछले लेक्चर में एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है ये हमने ड्राइव किया था। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट nth ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस 13.315 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये एनर्जी का फार्मूला आया था किलो जूल पर मोल में। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में घूम रहे हैं, पहले शेल में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये देखें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उसके बाद ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये थर्ड शेल है। हम क्या कर सकते हैं, हम हर शेल की एनर्जी निकाल सकते हैं। पहले शेल है तो जो n की वैल्यू 1 है, n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ शेल को कहते हैं, नंबर ऑफ शेल है। और n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी हो सकती है। अगर n की वैल्यू 1 है, पहला शेल है, यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या होगी E1, दूसरे शेल में एनर्जी E2, तीसरे शेल में एनर्जी क्या होगी E3। तो E1 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल क्या होगा, ये हो जाएगी माइनस 13.315 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा माइनस 13.315 किलो जूल पर मोल। ये ही एनर्जी होगी पहले शेल में इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट क्या होगी, सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 13.315 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 से इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा दूसरे शेल में इसकी एनर्जी, तो ये हो आ जाएगी वैल्यू माइनस 328.32 माइनस 328.32 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये दूसरे शेल में एनर्जी आ जाएगी। तीसरे शेल की एनर्जी निकालना चाहे तो n की वैल्यू 3 होगी, 3 का स्क्वायर से पुट करें माइनस 13.315 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा माइनस 145.92 माइनस 145.92 और यूनिट किलो जूल पर मोल। ये तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। तो इसी तरह से चौथे शेल में आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करें E4, तो वो क्या होगा 4 का स्क्वायर से आ जाएगा माइनस 13.315 n की वैल्यू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 से इसको डिवाइड करें तो 4 शेल में आ जाएगी माइनस 82.08 यूनिट किलो जूल पर मोल। ये 4 शेल की एनर्जी है। इसी तरह से E5 निकालें माइनस 13.315 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 से इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा माइनस 52.53 यूनिट किलो जूल पर मोल। अब देखें जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं E3 यहाँ पे E4 E5 तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है, नंबर देखें तो कम हो रहा है, लेकिन माइनस है, माइनस में जितनी वैल्यू बढ़ी होगी उतना ही वैल्यू छोटी होगी। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है, जीरो की तरफ आ रहे हैं ना, जीरो की तरफ आने का मतलब है एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है। इस तरह चलते जाएं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंफिनिटी पे अगर आप निकालना चाहें, बहुत इंफिनिटी का मतलब है लार्ज डिस्टेंस, तो ये क्या होगा माइनस 13.315 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी का स्केल। इंफिनिटी का स्केल लार्ज वैल्यू से डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा, बहुत ज्यादा वैल्यू से, तो 0 प्लस माइनस नहीं होता, इसलिए 0 के साथ माइनस नहीं लिखेंगे, किलो जूल पर मोल। तो इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी 0 होगी, यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर, यानी इन्फिनिटी का मतलब है न्यूक्लियस की डायरेक्शन से बाहर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी 0। ठीक है, और ये मैक्सिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, और ये कहाँ पे है, जब न्यूक्लियस बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, वो है 0। ठीक है, अब यहां से कुछ हम बातें करेंगे, कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। हमने बोहर मॉडल में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है तो उसकी एनर्जी ये है, हमने निकाली है।
पहले से अगर दूसरे सेल में जाना चाहता है तो उसकी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो डेल्टा ई एब्जॉर्ब करेगा ना, डेल्टा ई यानी E2 माइनस E1, जो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का दो सेल में, वही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर हम E2 माइनस E1 निकालना चाहें तो E2 की वैल्यू क्या है, माइनस 328.32 माइनस, और E1 की वैल्यू क्या है, माइनस 13.315 माइनस प्लस। इसको हल करें तो ये पहले और दूसरे सेल में एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 984.99 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले और दूसरे सेल में एनर्जी डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना है जी, 984.99। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ने पहले सेल से दूसरे सेल में जंप करना है तो इसके ऊपर जो फोटोन लाइट का टकराएगा उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इतनी। अगर इतनी एनर्जी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन पहले सेल से जंप करके दूसरे सेल में चला जाएगा। अब इस तरह से दूसरे और तीसरे के दरमियान एनर्जी डिफरेंस जो है ये क्या होगा, ये होगा E3 माइनस E2। E3 ज्यादा है ना, तो E3 माइनस E2 ये क्या होगा, E3 की वैल्यू क्या है, E3 की वैल्यू है माइनस 145.92 माइनस, और E2 की वैल्यू क्या है, माइनस 328.32। इन दोनों को माइनस करें, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये करें तो ये जवाब आएगा इसका 182.40 किलो जूल पर मोल। दूसरे और तीसरे में एनर्जी डिफरेंस कम है, 182.40 का डिफरेंस है। पहले दूसरे में एनर्जी डिफरेंस देखने ज्यादा है, यानी पहले से दूसरे में इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, दूसरे से तीसरे में जाना चाहता है तो बहुत कम एनर्जी चाहिए। इस तरह तीसरे और चौथे में एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, ये होगा E4 माइनस E3। E4 की वैल्यू क्या है, माइनस 82.08 माइनस, और E3 की वैल्यू क्या है, ये है माइनस 145.92। हल करें इसको तो ये आंसर आएगा 63.84 किलो जूल पर मोल। तीसरे और चौथे में एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, ये और कम होगा, कितना, 63.84। तीसरे चौथे में जाना है और एनर्जी कम चाहिए। तो क्या हो रहा है, कंक्लूजन क्या है आपका, कंक्लूजन ये है कि जो आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं शेल के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। यानी अगर हम बात करें तो E4 माइनस E3 ये लेस है किससे, या आप इसको ऐसे कह लें, ये लेस है किससे, E3 माइनस E2 से। ये लेस है किससे, E2 माइनस E1 से। ठीक है, और ये सो ऑन इस तरह चलता जाएगा, बल्कि ये मैक्सिमम। और अगर आप कहें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E2 माइनस E1 ये ज्यादा है, यानी दूसरे और पहले सेल में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है किससे, तीसरे और दूसरे में। E3 माइनस E2 ये ग्रेटर है किससे, E4 माइनस E3, और ये सो ऑन। जो आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, ये बात याद रखिए, आपको बुक में लिखी हुई है। ठीक है, जो आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, जो शेल है उनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस क्या होता जा रहा है, एनर्जी का डिफरेंस कम होता जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या है इसका, मतलब ये है, यहां पे देखिए इसका मीनिंग ये है जी, हाँ जी, चलिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये अगर पहला शेल है इसकी एनर्जी है E1, यहाँ पे दूसरे शेल की एनर्जी है E2, यहाँ पे तीसरे शेल की एनर्जी है E3, चौथे शेल की एनर्जी है E4, पांचवें शेल की एनर्जी है E5। लाइनें करीब होती जा रही है ना, तो देखिए पहले दूसरे शेल में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है,
दूसरे तीसरे शेल में एनर्जी डिफरेंस कम है, तीसरे चौथे शेल में और कम है। जो जो न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं एनर्जी का फर्क कम होता जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ने अगर यहाँ से यहाँ जंप करना है तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, दूसरे से तीसरे में करना है कम एनर्जी, तीसरे चौथे में करना है और कम एनर्जी, चौथे से पांचवें में करना है और कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन रेडियस की बात की जाए तो रेडियस में आपने कंक्लूजन निकाली थी कि जो आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं डिस्टेंस ऑर्बिट्स के दरमियान बढ़ता जाता है। पहला शेल न्यूक्लियस के करीब होता है, दूसरा उससे दूर होता है, तीसरा और दूर, डिस्टेंस बढ़ता जाता है लेकिन एनर्जी का जो फर्क है वो कम होता जाता है। ये दोनों जरा डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे, अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना चाहें हाइड्रोजन एटम की तो वो भी आप निकाल सकते हैं। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस। यानी इलेक्ट्रॉन अगर पहले शेल में होता है हाइड्रोजन एटम में तो इसको आपने इन्फिनिटी पे लेके जाना है, इन्फिनिटी पे लेके जाना है तो जो एनर्जी चाहिए इन्फिनिटी में इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की डायरेक्शन से छुड़ाना है उसको, तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको, ई इन्फिनिटी माइनस ई वन चाहिए होगी ना, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। देखिए आपके सामने है सारी कैलकुलेशन, यहाँ पे ये मैं मिटा देता हूँ। तो अगर आप अब आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, कैलकुलेट दी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो ये होगी ई इन्फिनिटी माइनस ई वन। पहले शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसको आपने इन्फिनिटी पर लेके जाना है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करवाएंगे ना, इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है हमने कैलकुलेट की है 0 माइनस ई वन कितनी होती है, ये होती है माइनस 13.315, तो माइनस ये हो गया और माइनस 13.315 हो गया, 0 प्लस हो जाएगा, 0 माइनस करेंगे यही आ जाएगा 13.315 किलो जूल पर मोल। तो ये आ जाएगी हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी अगर आपने हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है हाइड्रोजन एटम से तो आपको इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब देनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी आके 13.315 एनर्जी का फोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा जो कि पहले शेल में है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके डायरेक्टली कहाँ पे चला जाएगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा, यानी वो न्यूक्लियस की कशिश से बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन आयन जो है ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास एनर्जी का पूरा टॉपिक, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले लेक्चर में हमने उसका एक्सप्रेशन ड्राइव किया है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का, ये एक्सप्रेशन आया था -13.315 के। बस दूसरे लेक्चर में हमने इस एक्सप्रेशन के कंक्लूजन जो है ना देखी हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं, हर शेल की एनर्जी हमने निकाली है। उसके बाद जो है हमने आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम की वो भी फाइंड की है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जीज भी देखा है। तो ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते होते हैं। तो रेडियस का एक्सप्रेशन और एनर्जी का एक्सप्रेशन ये दोनों बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रम, तो वो जी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।